जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 12th मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 12th भौतिक विषय का वार्षिक परीक्षा वर्ष 2000 आपके 24-25 का पेपर मैं जो है अपलोड कर रहा था। उसमें मैंने 4 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं। आपके प्रश्न क्रमांक जो है 16वें तक जो है अपन ने अपलोड कर दिया था। वार्षिक परीक्षा का पेपर जो है भौतिक विषय का, अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, उनको प्लेलिस्ट बनाकर जो है मैंने अपलोड कर रखे हैं। और आपके इसी के साथ बहुत सारे चैप्टर भी मैंने भौतिक विषय के अपलोड कर रखे हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें उसको, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तो जरूर ना भूले ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलो आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर देखो आपके प्रश्न क्रमांक 17वां तक अपन 17वें में आ गए थे। 16वें प्रश्न के अथवा तक फोटान की 3 विशेषताएं और प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 प्रायोगिक प्रेक्षण यहाँ तक अपन देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो देखिए, बहुत ही आईएमपी और आपके जो है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने वीडियो लेक्चर डाल रखे हैं, हल सहित अथवा वाले प्रश्न भी मैंने जो है आपके हल कर रखे हैं, तो आप उनको जरूर देखिए किस प्रकार से आपको हल करना चाहिए वार्षिक पेपर, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलो अपन जो है 17वां प्रश्न लेते हैं। इसके बाद में प्रश्न आपके जो है प्रश्न 17वां आ जाता है। देखो प्रश्न 17वां, दो बिंदु आवेश है क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकुलाम का है। एक बिंदु आवेश तो 2 माइक्रोकुलाम का है, ये प्लस है, और क्यू बी है -2 माइक्रोकुलाम का। निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। एक 2 माइक्रोकुलाम का है, एक -2 माइक्रोकुलाम का है। एक को क्यूए नाम दिया है, ए पर जो है उसको क्यूए नाम दे दिया, और बी पर जो है उसने क्यूबी नाम दे दिया। मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अपने को ज्ञात करनी। चलो देखो देखते देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलो मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूं। क्या है, देखो आपके प्रश्न जो है, एक तो 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है और एक -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ये दो आवेश है आपके। एक तो यहां पर है, देखो ए पर है, और एक बी पर आवेश है। दोनों पर 2 माइक्रोकुलाम के आवेश है। क्यू ए पर जो है क्यू ए नाम दिया उसने, 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। और क्यू बी पर जो आवेश है उसको क्यू बी नाम दिया उसने, -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ये दोनों विपरीत आवेश है, ठीक है। एक पर तो है आपके 2 माइक्रोकुलाम का है जिसको क्यूए नाम दिया उसने, और बी पर जो है -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी दी है उसने 40 सेंटीमीटर दे रखी है। दोनों के जो बीच की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर। ऐसा कह रहा हो कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो 40 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के मध्य बिंदु पर क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो है मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और उसने 1/4πε0 का मान भी दिया है। 1/4πε0 इक्वल टू दिया उसने 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कुलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इसने मान दिया। अपन जानते हैं, वैसे नहीं भी देता तो भी ठीक है। 1/4πε0 का जो मान होता है, मैंने मात्रक विमी सूत्र वगैरह सब कुछ बता रखा है। 1/4πε0 अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। अगर आपने नहीं देखा है पहला वीडियो जो है, पहला दूसरा तीसरा वीडियो, तो आप जरूर देखिए। चलो देखते देखिए। तो देखो आपको अगर ये कोई बिंदु आवेश है, इसके लिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये क्यू बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है और इस पर क्यू आवेश रखा गया है। ये कोई बिंदु आवेश है ओ पर, और इससे आर दूरी पर, ये आर दूरी है, मान लिया इससे आपके आर दूरी है, इससे आर दूरी पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये कोई बिंदु आवेश है ओ पर, क्यू जो है बिंदु आवेश है, इससे आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर अपने को अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वायु या निर्वात में, तो वो 1/4πε0 इंटू क्या होता है, ये आवेश, और इस आवेश से इस बिंदु की दूरी का वर्ग आता है, न्यूटन बटे कुलाम। इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इस आवेश के कारण इस बिंदु पर। तो जिस आवेश के कारण निकालेंगे वो आवेश यहाँ आएगा, और बटे में उस आवेश की दूरी का वर्ग का भाग लगेगा। तो अपने को अपन मान लेते हैं, माना कि ए बी, ए पर
2 माइक्रोकुलाम का आवेश है और बी पर जो है -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 40 सेंटीमीटर है। इनके मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। देखो क्या करनी है, इनके मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अपन यहां पर लिख देते हैं ए पर QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम का आवेश तथा P पर QB बराबर -2 माइक्रोकुलाम का आवेश स्थित है। आवेश स्थित है। इनके बीच की दूरी AB बराबर आपकी कितनी है बोलो? 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलते हो तो 100 से अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 जीरो आएगी, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.40 मीटर हो जाएगी। मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी ये है। इनके मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इनके मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, मध्य बिंदु है तो मध्य में होगा, यानी कि टोटल 40 सेंटीमीटर था। तो आपके कितना हो जाएगा? देखो, ए से ओ की दूरी और बी से ओ की दूरी बराबर होगी, यानी कि आपके ए ओ का मान और बी ओ का मान बराबर होगा। और वो क्या हो जाएगा? इसका आधा, 0.4 का आधा, यानी 2 का भाग लगा देंगे तो 0.22 मीटर आ जाएगा। दोनों से समान दूरी हो जाएगी। लेकिन किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। तो इस फार्मूले में अपन मान रख देते हैं। तो देखो, पहले अपन क्या करेंगे? 2 माइक्रोकुलाम के आवेश के कारण O पर, मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने क्या लिखा है यहां पर? QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम। और माइक्रोकुलाम को अगर कुलाम में बदलोगे तो 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 10 की घात -6, QA बराबर 2 गुणा 10 की घात -6 कुलाम के आवेश के कारण मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने इसको E1 नाम दे दिया। क्या नाम दिया इसको? E1। तो देखो, ये होती है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 1/4πε0। जो जिस आवेश के कारण निकालेंगे वो आवेश यहां आ जाएगा और आवेश से दूरी के वर्ग का भाग लगेगा। तो चलो, 1/4πε0 का मान तो उसने अपने को दिया ही था, 9 × 10⁹ ये लिख दिया अपन ने डायरेक्ट ही। चाहो तो ये भी लिख सकते हो एक बार। और जिस आवेश के कारण निकाल रहे वो आवेश यहां आ जाएगा आपके। ठीक है, जिस आवेश के कारण आप क्या कर रहे हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो, वो आवेश आपके क्या आएगा? यहां पर आ जाए। तो 1/4πε0 की जगह तो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर दिया था, वो लिखा अपन ने। क्यू देखो, इस प्लस अपन इस आवेश के कारण निकाल रहे 2 गुणा 10 की घात -6, तो यहाँ आ जाएगा आपके आवेश का मान आ जाएगा 2, या आप चाहो तो QA लिख सकते हो यहाँ पर। चलो एक बार अपन मान रख देते हैं, 1/4πε0 मान रख देते हैं यहाँ पर। 1/4πε0 आ जाएगा। यहाँ पर आवेश क्या आ जाएगा? आपके QA। और बटे में देखो, इस आवेश से इसकी दूरी का क्या लगेगा? वर्ग, यानी कि AO का वर्ग आ जाएगा, आपके AO का वर्ग आ जाएगा।
तो चलो अपन मान निकाल लेते हैं अब। E1 बराबर, देखो 1/4πε0 का मान उसने प्रश्न में ही दिया है। 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, तो लिख दिया 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, और देखो फिर आवेश, देखो अपन QA का मान रखना है। QA का मान 2 माइक्रोकुलाम था, 2 माइक्रोकुलाम को अपन ने कुलाम में बदला तो 2 गुणा 10 की घात -6 कुलाम आ गया। बटे में देखो दूरी का वर्ग लगेगा, तो देखो दूरी क्या है 0.2 मीटर है, तो 0.2 का क्या हो जाएगा आपके स्क्वायर। चलो देखते देखिए, तो देखो यहां पर 9 तो ऐसे लिख दिया अपन ने, और 10 की घात देखो 9 में से 6 घट जाएंगे क्योंकि गुणा हो रहा है, घाते आपकी क्या होगी घटेगी, तो 9 में से 6 घटेगा, 10 की घात 3 बच रही है। और ये 2 भी है अभी आपके, ये 2 लिख दिया। देखो अपन इसको चलो पीछे लिख देते हैं, अपन इसको अपन क्या करेंगे पीछे लिख देंगे, 10 की घात 3, ये 6, 9 में से 6 घटा 3 लिख दिया, और ये 2 लिख दिया। और देखो यहाँ 0.2 का वर्ग है, और 0.2 का वर्ग यानी कि 0.2 इंटू 0.2 लिखेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर दशमलव हटाओ 1 अंक 1 0, फिर दशमलव हटाए 1 अंक 1 0, तो ये आ जाएगा आपके 2 से काटेंगे इसको, तो देखो 2 एकम 2, 2 जीरो लगा दी। 2 से अपन इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, 2 से इसको काटोगे तो देखो 2 5 10 और 0 50 आ गया। अब देखो मैं गुणा करता हूँ, 9 5 45 हो गया, और ये 0 लगाई इंटू 10 की घात कितनी है बोलो 3। तो देखो अगर मैं दशमलव अभी कुछ नहीं है तो यहाँ अंत में होता है, तो 2 अंक किसका कर यहाँ दशमलव लाऊंगा मैं, अगर यहाँ से तो क्या हो जाएगा 2 अंक इधर किसका है 2, और यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएगी, तो यानी कि कितनी हो जाएगी 5 न्यूटन प्रति कूलम। इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा आपके इसके कारण। लेकिन देखो ये प्लस है, तो इस बिंदु पर अपने को इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो किधर आएगी आपके इधर। इधर क्यों आएगी, क्योंकि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वहां पर एकांक धन आवेश रख दो। एकांक धन आवेश पर जो बल लगता है वो ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो E1 की दिशा इधर आ जाएगी, यानी कि OB दिशा में या AO दिशा में रहेगा। यह आपके किधर रहेगा बोलो, A से O की ओर रहेगा, AO दिशा में रहेगा। चलो फिर अपन क्या करते हैं, देखो इस आवेश के कारण निकाल लेते हैं अब -2 कूलम के आवेश के कारण, 2 माइक्रो कूलम के आवेश के कारण, QB के कारण अपन डायरेक्ट E2 मान लेते हैं। इसको क्या लिया अपन ने E2, तो देखो आपके क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ तो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ भी 9 इंटू 10⁹ तो इसमें भी आ जाएगा। जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो यह आवेश यहाँ आ जाएगा आपके QB आ जाएगा यहाँ पर, और बटे आवेश से इसकी दूरी यानी कि BO आ जाएगी आपके, दूरी का वर्ग यानी कि BO का वर्ग हो जाएगा। तो ये 9 इंटू 10⁹ तो ऐसे आ जाएगा। और QB का मान अपन निकाल चुके हैं। देखो QB का मान, ये QB है आपके, देखो या आपके क्या है QB है, तो इसको आप चाहो तो कूलम में बदल लो, 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6 लिखेंगे, कूलम लिखेंगे, बटे दूरी का वर्ग लिखेंगे यानी कि OB का वर्ग, और OB कहो कि BO कहो, दोनों का मान 0.2 था, तो 0.2 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा आपके। देखो यहाँ पर ऋण धन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आवेश का परिमाण होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल दोनों में ही आवेश का परिमाण लिया जाता है, तो आपको धन ऋण नहीं लेना है क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक मान ही होता है। तो देखो यहाँ भी सेम ये का ही आएगा, पूरा जो है भाग ये का ये आएगा। तो ये 9 गुणा 10 की घात, देखो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे 0.2 गुणा 0.2 लिखेंगे, इंटू देखो 9 में से 6 घटे क्योंकि ये ऋण घात है और इसकी घात धन है, तो 10 की घात क्या बच जाएगी +3। यहाँ दशमलव हटाऊंगा 1 अंक 1 0, यहाँ भी दशमलव हटाऊंगा 1 अंक 1 0, 2 से काटूंगा 2 1 कम 2 और 2 जीरो लगा दी, फिर 2 से काटा 2 5 10 1 0, तो आपके कितना आया बोलो, देखो 9 5 45, 450 गुणा 10 की घात कितनी थी 3 थी, तो मैं अगर दशमलव यहाँ लगाऊंगा तो 3 में 2 जीरो और बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ भी कितना हो जाएगा आपके 5। और देखो ये माइनस आवेश है, माइनस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन ने E2 नाम दिया, तो E2 का मान
E2 की दिशा भी ये होगी। क्यों? क्योंकि अपन इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। यहाँ पर एकांक धन आवेश यानी कि 1 कूलाम का धन आवेश रखेंगे। 1 कूलाम का क्या रखेंगे? धन आवेश। और ये कौन सा है? ऋण आवेश। विपरीत आवेशों में कूलाम आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? कूलाम आकर्षण बल लगता है। इसको खींचेगा ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश जो रहेगा इस प्लस आवेश को अपनी ओर खींचेगा। यानी कि E2 की दिशा भी किधर है? बोलो OB की ओर। OB दिशा में OB की ओर रहेगी। और देखो ये भी किधर है? बोलो AO की ओर। A से O की ओर, ये भी B से O की ओर, अर्थात दोनों की दिशा एक ही है। तो अपने को परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। दोनों आवेशों के कारण मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। तो अपन दोनों आवेशों के कारण जो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आई, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। दोनों आवेशों के कारण मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। अब तो दोनों आवेशों के कारण निकालेंगे तो जोड़ देंगे अपन। दोनों के कारण निकालेंगे तो क्या करेंगे? अपन जोड़ेंगे। तो अपन चलो जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों आवेशों के कारण, अतः दोनों आवेशों के कारण मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर मैं E नाम दे रहा हूं तो ये E जो रहेगी E1 और E2 के योग के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा समान है, इसलिए क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और जुड़ जाएगी और परिणामी दिशा भी जो इन दोनों की रहेगी वही रहेगी, यानी कि A से B की ओर रहेगी, यानी कि धन से ऋण की ओर रहेगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर रहेगी। तो देखो E1 का मान भी यही है, 4.5 गुणा 10 की घात 5, और E2 का मान भी यही है, 4.5 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, इस दोनों के यही सेम है। तो 4.5 और 4.5 तो 9 हो जाएगा आपके। 4.5 में 4.5 जोड़ोगे तो 9 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन बटे कूलाम A से B की ओर रहेगी। इतना विद्युत क्षेत्र रहेगा दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर। इतना बड़ा सवाल नहीं था, लेकिन अपन ने थ्योरी बहुत लिखी इसमें, इसलिए बड़ा हो गया। इतना बड़ा नहीं होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। चलो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आपके 17वां था। अब इसके अथवा वाला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखो 17वें का अथवा वाला देखते हैं। प्रश्न आपके 17 जो था, 17 का अथवा वाला प्रश्न देखेंगे। अब अथवा वाला प्रश्न क्या है? चलो अब अपन ने को क्या कह रहा है, देखो एक बार उसको पढ़ लेते हैं अपन। क्या कह रहा है? 3 आवेश, 3 पिको फेरड दे रखे हैं। 3 पिको फेरड, 4 पिको फेरड और 5 पिको फेरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। संयोजन की कुल धारिता पूछ रहा है वो, कि संयोजन की कुल धारिता कितनी, ऐसा वो कह रहा है कि संयोजन की कुल धारिता जो है कितनी होगी। ठीक है, 3 पिको फेरड, 4 पिको फेरड और 5 पिको फेरड के 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में यानी कि पैरेलल संयोजन में जुड़े हुए, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं 120 वोल्ट की बैटरी के साथ में। तो इस संयोजन की कुल धारिता भी पूछिए और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भी पूछा है। तो अगर देखो, अगर आपको चित्र बनाते हुए आ जाता है तो ये प्रश्न आपके बहुत सरल हो जाएगा। चलो अपन 3 संधारित्र लगा लेते हैं। ये एक पहला संधारित्र, देखो 3 संधारित्र है, ये पहला संधारित्र है। ठीक है, ये 3 पिको फेरड का है, 3 पिको फेरड का है। ठीक है, 3 पिको फेरड का है। दूसरा एक और संधारित्र है, ये 4 पिको फेरड का है, ये 4 पिको फेरड धारिता का है। तीसरा संधारित्र जो है ये 5 पिको फेरड धारिता का है। तीनों को क्या किया उसने? पार्श्व क्रम में जोड़ा हुआ है, मतलब तीनों के प्रथम सिरे एक बिंदु से जुड़े हुए हैं और द्वितीय सिरे जो है दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं। मान लिया जाए कि ये पहला संधारित्र और ये पहला संधारित्र का सिरा
ठीक है। पहले संधारित्र का भी प्रथम सिरा जो है मान लिया जाए कि इस बिंदु ए से जुड़ा हुआ था, इसको अपन ने ए नाम दे दिया। ये तीनों संधारित्र के प्रथम सिरे बिंदु ए से जुड़े हुए हैं और द्वितीय सिरे जो है वो बिंदु बी से जुड़े हुए हैं, ऐसा अपन ने मान लिया। इनके द्वितीय सिरे जो है बिंदु बी से जुड़े हुए हैं, ऐसा अपन ने मान लिया और चित्र जो है बनाया। तीनों संधारित्रों के द्वितीय सिरे जो है आपके बिंदु बी से जुड़े हुए हैं। ये बिंदु बी से जुड़े हुए तीनों सिरे बिंदु बी से जुड़े हुए हैं और इनके मध्य में 120 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी साहब। आपके जो है 120 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है, इन्होंने जोड़ने की कही तो जोड़ दिया साहब अपन ने। ये इस प्रकार से बैटरी जोड़ दी साहब, 120 वोल्ट की बैटरी जोड़ी अपन ने। इस प्रकार से ये पार्श्व क्रम संयोजन हो गया। तो क्या कह रहा है, 120 वोल्ट की बैटरी है ये, मतलब इसका विभवांतर भी दे दिया गया है। जो इसके सिरों पर, इन संधारित्रों के सिरों पर जो विभवांतर आरोपित किया गया है वो 120 वोल्ट का है। लेकिन देखो ये भी समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में है और तीनों के प्रथम सिरे बिंदु ए से और द्वितीय सिरे प्रथम सिरे बिंदु ए से और द्वितीय सिरे बिंदु बी से जुड़े हुए। तो इसके पहले सिरे का विभव वही होगा जो ए का होगा, तीनों के प्रथम सिरे के विभव वही होंगे जो ए के होंगे और द्वितीय सिरे के विभव वही होंगे जो बी के होंगे। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि विभवांतर वीए माइनस वीबी करोगे, यानी कि इसके सिरों का विभवांतर, इसके सिरों का विभवांतर, इसके सिरों का विभवांतर और आपके बैटरी का विभवांतर सेम रहेगा, यानी कि 120 वोल्ट रहेगा। ये 120 वोल्ट रहेगा। और देखो ये पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं और पार्श्व क्रम में परिणामी धारिता जो होती है अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम योग के बराबर होती है। ठीक है, वो आपके सीरीज में होता है। तो अपन लिख देते हैं, चूंकि पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है, धारिताओं के योग के बराबर होती है। अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता संयोजन की परिणामी धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि परिणामी धारिता C जो होगी ना, वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के क्या होगी, बराबर होगी। अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के क्या होगी, बराबर। इसको अगर आप C1 नाम देते हो, इसको C2 नाम देते हो, इसको C3 नाम देते हो, तो परिणामी धारिता जो है तीनों के जोड़ के बराबर हो जाएगी। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि 3 पिकोफैराड, 4 पिकोफैराड और 5 पिकोफैराड के जोड़ के क्या हो जाएगी, बराबर। परिणामी धारिता जो होगी अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर हो जाएगी। तो 5 4 9 10 11 12 पिकोफैराड आ जाएगी। आपके परिणामी धारिता जो रहेगी वो कितनी आ जाएगी, 12 पिकोफैराड या 12 गुणा 10 की घात 12 फेरड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 1 पिको फेरड में 10 की घात -12 फेरड होता है। तो ये आ गया आपके, देखो परिणामी धारिता तो आ गई, पहला आंसर तो आ गया। अब उसने क्या कहा, प्रत्येक संधारित्र
प्रत्येक संधारित्र पर आवेश पूछा उसने। क्या पूछा है? देखो, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, संयोजन की कुल धारिता व प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो देखो Q बराबर CV से निकाल लो। Q बराबर CV से प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश। ठीक है, क्या कहा उसने? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो प्रथम संधारित्र पर आवेश लिख देते। देखो अपन प्रथम संधारित्र पर आवेश, इसको अगर मैं Q1 नाम देता हूं तो Q बराबर CV से C1V हो जाएगा, क्योंकि विभव या विभवांतर तो समांतर क्रम संयोजन में आपके जो है या पार्श्व क्रम संयोजन में समान होता है सभी पर। जो आपके स्रोत का होता है वो ही प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य होता है। तो आपकी विभवांतर भी तो क्या रहेगा, तीनों में ही सेम रहेगा। तो धारिता, इसकी धारिता क्या है? C1, और C1 का मान तो 12 गुणा 10⁻⁻12 फेरड था, और इसका विभव 120 वोल्ट था। तो आपके आवेश क्या आ जाएगा, अपन यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके Q1 बराबर आ जाएगा, देखो 12 144 हो जाएगा, और ये जीरो भी है, 10⁻⁻12 गुलाम हो जाएगा, क्योंकि देखो फेरड में बदल दिया अपन ने यहां पर। ठीक है, आवेश का ऐसा ही मात्रक गुलाम हो जाएगा, धारिता का फेरड है, विभव का वोल्ट है। तो आपके इसका क्या आ जाएगा, आपके गुलाम आ जाएगा डायरेक्ट ही। तो देखो 12 आ रहा है तो 1 2 3 यहां लाऊंगा, अगर 0.1.440 करूंगा तो 3 कम कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 अंक इधर लाए अपन, तो इसमें से 3 कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, -9 गुलाम आ जाएगा, कैपिटल C गुलाम आ जाएगा। इतनी धारिता रहेगी आपके, ये जो संधारित्र रहेगा इसकी प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश इतना रह जाएगा। वैसे ही द्वितीय संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, या द्वितीय संधारित्र पर आवेश, द्वितीय संधारित्र पर आवेश, इसको Q2 नाम दे देंगे, तो ये क्या होगा, C2 इंटू V। तो इसकी धारिता तो क्या थी, 4 पिको फेरड थी, तो 4 गुणा 10⁻⁻12 फेरड हो जाएगा, और विभव कितना है, 120 वोल्ट। ठीक है, तो फेरड इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा, आपके गुलाम। चलो, तो अपन यहां गुणा करेंगे दोनों का। यहां पर इसका मान भी क्या आया था, 12। देखो अपन ने यहां पर इसका आवेश जो था, ये टोटल धारिता थी। ठीक है, देखो यहां पर C1 का मान कितना था, 3 था, अपन ने गड़बड़ कर दी। इस संधारित्र की प्लेटों पर आवेश निकालना है तो इसकी धारिता लेंगे, और इसकी कितनी थी, 3 थी। चलो अपन अभी सुधार देते हैं इसको। इसकी धारिता कितनी थी बोलो, 3 पिको फेरड, 3 गुणा 10⁻12 थी। ठीक है, तो Q1 बराबर आ जाएगा, देखो 36 360 गुणा 10⁻12 गुलाम हो रहा है। तो देखो 1 2 अंक इधर खिसकेगा, क्योंकि 36 तो ये हो गया आपके, और ये 0 थी, तो 3.6 लिखूंगा मैं, तो 1 2 अंक इधर लाया तो 2 कम करेंगे, 10⁻−10 गुलाम हो जाएगा, ये आएगा। और देखो इसकी C2 का मान कितना है, 4 पिको फेरड था, तो 4 गुणा 10⁻12 फेरड हो गया आपके, और इंटू 120 हो गया है। तो यहाँ भी आपके Q2 बराबर हो जाएगा, देखो 8 चौक 48 हो रहा है, 480 गुणा 10⁻−12 था, तो 1 2 अंक इधर खिसकाऊंगा, यहाँ भी 2 कम कर लेंगे तो 10 गुलाम हो जाएगा, ये इस पर आवेश हो जाएगा। फिर आपके तृतीय संधारित्र पर आवेश निकालोगे तो आपके क्या आ जाएगा, देखो तृतीय संधारित्र पर आवेश अगर निकालेंगे अपन,
तो प्रति संधारित्र पर आवेश, इसको Q3 नाम दे दिया अपन ने, C3 इंटू वी हो जाएगा। प्रति संधारित्र की धारिता 5 पिको फेरड थी, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 12 फेरड हो जाएगी। पिको फेरड से फेरड में बदल दिया। इसके सिरों पर भी विभवांतर तो 120 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ 12 5 60, तो ये हो गया, ये जीरो और लगा दी, गुणा 10 की घात कितनी आ रही है, -12 कुलाम। ये कुलाम आया। तो देखो 2 जीरो हटाऊंगा मैं तो 2 और कम हो जाएगा आपके, तो 6 गुणा 10 की घात -10 गुलाम हो जाएगा। ये तीनों संधारित्रों पर आवेश आ गया और ये परिणामी धारिता आ गई। दो आंसर पूछे थे। ठीक है, एक तो क्या पूछी थी, परिणामी धारिता पूछी थी उसने, तो ये तो आ गए आपके परिणामी धारिता। ठीक है, और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश पूछा था, ये पहले संधारित्र पर आवेश हो गया, ये दूसरे संधारित्र पर आवेश हो गया, और ये तीसरे संधारित्र पर आवेश हो गया। तीनों पर विभवांतर या विभव क्या रहेगा, समांतर क्रम संयोजन में। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखिए अपन। ठीक है, ये आपके 19 में भी पूछा गया था और आपके जो है 24-25 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है आपके दोनों परीक्षाओं में पूछा गया, 19 और 24। ठीक है, 19 और 24 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है ये आपके, तो आपको अच्छे से याद करना है इसको। क्या है, देखो प्रश्न, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों पर प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, निगमित कीजिए, मतलब अपने को सिद्ध करना है। ठीक है ना, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करना है किसी आवेश, किसी चालक को, चालक गतिमान रहेगा मतलब धातु गतिमान रहेगी, चालक गतिमान रखना है, यानी कि धातु गतिमान होती है और धातु में तो इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे। तो गतिक प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक निगमित। चलो इसको देखते हैं, अगर आपने इसको नहीं उतारा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हो। 17वें का अथवा हो गया। अब 18वां प्रश्न चलेगा आपके, प्रश्न 18वां, प्रश्न 18 देखते देखे। अब आपके क्या है, क्या कह रहा है वो आपको पहले अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, समझना है, इसके बाद में अपन देखते हैं। देखिए चलो पहले अपन चित्र बना लेते हैं। अपने को क्या कहा उसने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाओ। तो देखो अगर आप डॉट बनाते हो किसी स्थान पर तो इसका अर्थ है कि कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र, और अगर क्रॉस बनाते हो किसी स्थान पर, कागज पर बनाया, तो वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। तो चलो मैं इस, यहां पर ये कागज है और यहां पर मैं अगर क्रॉस लगा देता हूं सब जगह, तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हो जाएगा। आपके चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा, आपके चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा वो कागज के तल के लंबवत कहाँ हो जाएगा, बोलो अंदर की ओर हो जाएगा। आपके चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। ठीक है, तो अपन ने यहां पर क्या बना दिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूं मैं। ठीक है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर बना रहा हूं, ये यहां पर इस प्रकार से क्रॉस लगा दिया मैंने, क्योंकि जहां पर क्रॉस होता है चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत होता है। तो यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दिया अपन ने कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। इस स्थान पर अपन ने चुंबकीय क्षेत्र बनाया, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट है, लगाया गया है साफ, क्योंकि अपन ने यहां पर क्रॉस लगा दिया और सभी क्रॉस क्या है, बोलो समान दूरी पर है। सभी क्रॉस समान दूरी पर है, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया यहां पर, और वो भी क्या है, कागज है, तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर बोर्ड पे बना रहा हूं मैं तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर हो जाएगा, लेकिन अपन कागज के रेस्पेक्ट में कहेंगे
तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। तो इस प्रकार से अपन ने ये बना दिया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये अपन ने यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। ये अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया। ठीक है, ये यहाँ पर अपन ने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर बना दिया। चलो अपन ये कागज भी बना दिया अपन ने, और इसमें एक चालक रखा हुआ है। चलो अब अपन चालक भी रख देते हैं साहब, यहाँ पर एक चालक रख दिया। ये अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक चालक रख दिया साहब, ये चालक रखा साहब अपन। ये इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर एक चालक रख दिया एल लंबाई का। इस चालक की जो लंबाई है वो क्या है, एल। ठीक है, एल लंबाई का एक चालक एक समान कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। अपन यहां पर लिख देते हैं, माना कि चालक, माना कि चालक, चालक ए बी नाम दे देता हूं मैं इसको, ए बी। माना कि चालक ए बी, माना कि चालक ए बी कागज के समांतर, ठीक है, कागज के समांतर, माना कि चालक ए बी चित्रानुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र कागज, कागज के तल के लंबवत अंदर, अंदर की ओर, ठीक है, माना कि चालक ए बी चित्रानुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र बी में कागज के तल के लंबवत बी में कागज के तल के लंबवत ठीक है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर रखा है। ठीक है, माना कि चालक ए बी चित्रानुसार, चित्रानुसार दिख रहा है साहब, चालक ए बी है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र आएगा। मैं पूरा ही मिटा देता हूं, डबल लिख देते हैं। ठीक है, अपन ने मान लिया कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसे डायरेक्टली लिख देते, सीधे लिख देते हैं। माना कि, माना कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, की ओर एक समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में कोई चालक, कोई चालक ए बी स्थित है, ए बी स्थित है, जिसकी लंबाई एल है, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। ए बी बराबर क्या है, स्मॉल एल है। इसको कागज के तल के लंबवत ही, सॉरी कागज के तल में ही, ठीक है, चालक ए बी स्थित है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई चालक ए बी स्थित है। ठीक है, ये कागज के तल में स्थित है, इसका अक्ष कागज के तल के अनुदिश है। अब इसको क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, इसके लंबवत इधर खिसका रहे हैं। चित्र अनुसार इसको अपन इधर खिसका के ले जा रहे हैं। अगर अपन इधर खिसकाएंगे इसको,
तो देखो इसका अक्ष, चालक का अक्ष तो ऐसे हो गया, तार है मान लिया है, अक्ष ऐसे हो गया, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। तो अक्ष के अपन ने क्या किया, लंबवत, और चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या हो गया है, लंबवत गति करवा रहे हैं अपन, ठीक है। चालक ए बी को अक्ष के लंबवत गति करवाया जा रहा है, लंबवत गति कराते हैं। तो देखो लंबवत गति करा रहे हैं, इसके अक्ष के लंबवत गति करा रहे हैं अपन, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत गति करा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके साथ चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन की भी गति करेंगे भाई, चुंबकीय क्षेत्र में गति करेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी गति करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से अलग हो जाते हैं तो वहां क्या बच जाता है, धनावेश, ठीक है, गति करेंगे। किसी स्थान से इलेक्ट्रॉन पृथक होने पर या अलग होने पर, इलेक्ट्रॉन अलग होने पर वहां धनावेश होगा, वहां पर क्या होगा, धनावेश। ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, उस पर क्या हो गया, धनावेश। तो चलो इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है साहब। तो देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अगर लगाते हैं, अगर कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे अपन क्या कहते हैं, लोरेंज बल। तो लोरेंज बल किधर लगेगा, चूंकि इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, मतलब आवेश गति कर रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। अपन ऐसे कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और इलेक्ट्रॉन चालक के साथ साथ इधर गति कर रहा है। तो देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम हमारे बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी वाली अंगुली और मध्यमा तीनों को परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाएं कि आपके ये जो तर्जनी वाली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, और ये अंगूठा जो है आपके चालक पर लगने वाले बल की ओर संकेत करता है, और ये जो है आपके मध्यमा जो है ये धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। तो आप अंगूठा क्या बताएगा, उस पर बल किस दिशा में लग रहा है। आपको क्या करना है, तर्जनी वाली उंगली को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करना है। यानी कि इस उंगली को कहां करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र में, और इस उंगली को क्या कहां रखना है बोलो, आपको धारा की दिशा में। और धारा इलेक्ट्रॉन की विपरीत ओर होती है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में रखना है। तो अंगूठा क्या करेगा, उस आवेश पर लगने वाला बल बताएगा। आप इलेक्ट्रॉन पर बल निकालोगे तो बल बता देगा, धनावेश पर बल निकालोगे तो बल बता देगा ये अंगूठा। तो चलो ये वाली उंगली अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और ये वाली उंगली इलेक्ट्रॉन के विपरीत, तो ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत। तो अंगूठा बल बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लग रहा है, इधर देखो, इधर लग रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है, इसको एपी नाम दे दिया, वो किधर लग रहा है बोलो, सिरे बी की ओर, ठीक है। किससे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार आपके इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा बोलो, ए से बी की ओर। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन इस चालक में जो रहेंगे वो बी सिरे की ओर जाएंगे, और बी की ओर इकट्ठा होंगे तो बी सिरा ऋण आवेशित हो जाएगा,
बी सिरा क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। और चलो अब धन आवेश पर बल निकाले, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ेगा, तो जो स्थान बचेगा वो धन आवेशित हो जाएगा। धन आवेश पर बल निकालते साहब। आपके धन आवेश पर बल जो है सिंपल सी बात है, अगर नहीं देखो तो ऋण आवेश के विपरीत हो जाएगा, डायरेक्ट ही देख लो ना। डायरेक्ट क्या लिखोगे, ऋण आवेश के विपरीत, तो ऋण आवेश पर बल इधर तो धन आवेश पर बल इधर लग जाएगा आपके एफ। धन आवेश पर बल इधर लग जाएगा, क्योंकि देखो धन आवेश तो इधर ही गति करेगा आपके, तो धन आवेश की दिशा में धारा उधर ही दिशा में होती है, तो ये उंगली धारा की दिशा में और ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, तो इस पर बल ऊपर ही लगेगा। मतलब ये सिरा क्या हो जाएगा आपके छड़ का, धन आवेशित। चलो देखो दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, छड़ के एक सिरे पर ऋण आवेश इकट्ठा होता है, एक सिरे पर धन आवेश इकट्ठा हो जाता है, अर्थात विभवांतर से विद्युत वाहक बल प्रेरित। चलो देखते देखे, तो किसी स्थान से इलेक्ट्रॉन अलग होने पर वहां धन आवेश होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, छड़ के साथ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे बोलो, कागज के तल में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन अलग होने पर वहां धन आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चालक के साथ चालक के साथ चालक के साथ बी वेक्टर के लंबवत, बी बोले तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, बी वेक्टर कौन है आपका चुंबकीय क्षेत्र, बी वेक्टर के लंबवत के साथ बी वेक्टर के लंबवत गति करते हैं, गति करते हैं, ठीक है, गति करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर बल ए से बी की ओर लगता है, गति करते हैं। फ्लेमिंग 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 के फ्लेमिंग के बाएं बाएं हाथ के बाएं हाथ के नियमानुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल चालक में ए से बी की ओर लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल, ध्यान रखना मित्रों, यह आपके 2000 इसमें भी आया है और 2024 में भी आया है, यह आपको ध्यान रखना है, वेरी आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। अनुसार चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर बल ए से बी की ओर लगता है, ए से बी की ओर लगने के कारण चालक का सिरा भी ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित तथा धनावेश पर बल ए की ओर लगता है, तथा धनावेश पर बल ए की ओर लगने से सिरा ए धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, जिससे चालक में क्या हो जाता है बोलो, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है,
जिससे जिससे आपके चालक क्या हो जाता है, बोलो। ठीक है, विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, ए की ओर लगने लगता है, सिरा ए क्या हो जाता है, धनावेशित। ये धनावेशित हो गया साहब, ये ऋणावेशित हो गया। मतलब आपके क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे जिससे विद्युत बल विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि सिरा है तो ऋणावेश, सिरा बी तो ऋणावेशित हो गया, सिरा ए धनावेशित हो गया, विभवांतर उत्पन्न हो गया। विभवांतर उत्पन्न होने से विद्युत वाहक बल आपके प्रेरित हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बोलो। आपके क्या होगा, विद्युत जैसे जैसे क्या होगा, क्षण गति करती जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे और धनावेश इधर गति करेंगे, तो इधर जो है ऋणावेश बढ़ता जाएगा, इधर धनावेश बढ़ता जाएगा, जिससे विद्युत बल बढ़ता जाएगा। विद्युत बल बढ़ेगा, एक स्थिति ऐसी आएगा कि लॉरेंज बल यानी कि चुंबकीय बल और आपके विद्युत बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे और रुक जाएगा, विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। धीरे 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 विद्युत बल अर्थात विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल बढ़ता जाता है। लेकिन देखो चुंबकीय क्षेत्र तो वही रहेगा साहब, जो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में भी वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो चुंबकीय बल लगेगा, जिसको क्या कहते हैं, बोलो, लोरेंज बल। लोरेंज बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र में। अगर कोई आवेश क्यू आवेश का कोई अगर कण है, गति कर रहा है विवेक से चुंबकीय क्षेत्र बी में, तो उसके ऊपर जो बल लगता है उसको लोरेंज बल कहते हैं, और वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी साइन थीटा के बराबर उस पर बल लगेगा, लोरेंज बल जो लगेगा। विद्युत बल बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति एक स्थिति ऐसी आती है, ऐसी आती है कि लोरेंज बल का मान लोरेंज बल का मान लोरेंज बल का मान विद्युत बल के बराबर हो जाता है, हो जाता है भाई। लोरेंज बल और विद्युत बल क्या हो जाएगा, बराबर। तो चलो देखते देखिए, लोरेंज बल साहब विद्युत बल के क्या हो गया, आपके बराबर हो गया साहब। ठीक है, लोरेंज बल विद्युत बल के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाएगा, तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है। विद्युत बल का मान जैसे लोरेंज बल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो, अगर लोरेंज बल बराबर क्या हो जाएगा, आपके विद्युत बल। ठीक है, लोरेंज बल और विद्युत बल बराबर हो जाएंगे, लेकिन लोरेंज बल तो देखो आपके क्यूवी भी साइन थीटा होता है, बराबर क्यूवी भी साइन थीटा के बराबर होता है। और विद्युत बल जो होता है वो क्या होता है, ई या क्यूई होता है। क्यूई होता है एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू पर लगने वाला बल, क्यूई होता है। F बराबर क्यू होता है, लोरेंज बल होता है। क्यू आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर गतिमान है, तो उस पर लोरेंज बल जो लगता है क्यू भी साइन थीटा के बराबर लगता है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा।
और इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो आपके लॉरेंज बल ई बी और क्या हो जाए बी और साइन थीटा, क्योंकि देखो ये वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन के वेग और चुंबकीय क्षेत्र, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर है, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर है, तो अर्थात दोनों एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात साइन 90 आ जाएगा यहाँ पर, और साइन 90 का मान वैसे भी क्या होता है बोलो 1 होता है। यहाँ क्या लिखेंगे साइन 90 और आपकी विद्युत बल क्या आएगा E इंटू ई। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश से इलेक्ट्रॉन पर आवेश कट जाएगा, और ये देखो ये E आ रहा है, और E क्या है बोलो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये होता है आपके विद्युत वाहक बल बटे क्या हो जाएगी लंबाई। ठीक है, ये लंबाई में जो है कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, तो E की जगह अपन क्या लिखेंगे V बाय एल, तो V इंटू बी, ये ध्यान रखना ये तो वेग है और ये क्या है विद्युत वाहक बल। साइन 90 का मान कितना होता है आपके 1, साइन 90 का मान आपके 1 होता है, तो यहां पर 1 लिख देंगे, तो यहां पर तो V B आएगा और यहां पर क्या आएगा आपके V बाय एल। तो आप विद्युत वाहक बल का मान निकालना चाहो तो इसका गुणा इधर कर दूंगा, तो विद्युत वाहक बल बराबर क्या आएगा पी एल बी आ जाए। विद्युत वाहक बल का मान आपके क्या आ जाएगा पी एल बी, या पी एल वी कैसे लिख दो, ठीक है आप चाहो तो बी एल वी लिख सकते हो, देखो बी एल वी या बी वी एल भी लिख सकते हो, PVL भी लिख सकते हो, PLV भी लिख सकते हो, ठीक है। ये V तो क्या है बोलो इलेक्ट्रॉनों का वेग है, ठीक है। तो इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उसने अपने को यही पूछा था। प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, तो ये आपके प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल या विभवांतर हो गया V, इतना जो है आपके प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा क्षण में। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण है, आपके एलसीआर संधारित्र का है, एलसीआर परिपथ का है, ठीक है। जो चलो एलसीआर परिपथ के लिए देखते हैं, देखिए अपन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं। बेल आइकन अगर भूल गए आप तो इधर वीडियो डलेगा आपके पास समय पर नहीं पहुंचे। चलो देखो देखते देखिए एलसीआर आपके प्रश्न क्या है, देखो एलसीआर परिपथ में फेजर आरेख की सहायता से फेजर आरेख बनाना है, ठीक है। फेजर आरेख की सहायता से परिणामी वोल्टेज प्रतिबाधा, ठीक है, प्रतिबाधा धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सब सब पूछ लिया, इसको पूरा ही बनाना आप, ठीक है। क्या कह रहा है एलसीआर परिपथ में फेजर आरेख बनाना है पहले तो, ठीक है, परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर दर्शाने वाला फेजर आरेख बनाना है आपको, फिर परिणामी वोल्टेज भी निकालना है, परिणामी वोल्टेज कितना होगा, फिर उसने प्रतिबाधा भी पूछी है, ठीक है, प्रतिबाधा प्रतिबाधा भी पूछी है उसने, तथा धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर का व्यंजक पूछा है, ठीक है। प्रतिबाधा, जब परिपथ में दो या दो से अधिक खंड जुड़े हुए होते हैं तो उस समय परिपथ के परिणामी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है, प्रतिबाधा कहते हैं। तो प्रतिबाधा का मान भी पूछा है, और धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर का व्यंजक भी ज्ञात कीजिए, इसने पूरा ही व्यंजक पूछ लिया है। चलो देखो देखते एलसीआर परिपथ बना देते हैं साहब पहले तो अपन, ठीक है, पहले तो क्या करते हैं एलसीआर परिपथ बना देते हैं। चलो एलसीआर परिपथ बना देते हैं अपन, ठीक है, एलसीआर परिपथ बनाते हैं साहब, मतलब एल भी लगाना है, सी भी लगाना है और आर भी लगाना है। एल कौन है बोलो प्रेरण कुंडली, ठीक है, एल तो क्या है आपके प्रेरण कुंडली है। चलो तीनों जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। ये तो अपन ने क्या जोड़ा साहब प्रेरकत्व एल लगा दिया साहब, ठीक है,
ये तो प्रेरकत्व एल लगाया, फिर अपन ने यहां पर एक संधारित्र सी लगा दिया, एल हो गया, फिर सी हो गया। अब आर लगा दो, आर बोले तो प्रतिरोध, जिगजैग। ठीक है, ये अपन ने प्रतिरोध भी लगा दिया, आर भी लगा दिया, तो ये एल सी आर परिपथ हो गया आपके। चलो अब मैं इसको हटा देता, क्या आपके एल सी आर परिपथ हो गया। इसमें एल यानी कि प्रेरकत्व, सी यानी संधारित्र, आर यानी प्रतिरोध जुड़े, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और इनके बीच में, इनके सिरों के बीच में, ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल P बराबर V0 साइन ओमेगा टी आरोपित कर दिया अपन ने। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल P बराबर V0 साइन ओमेगा टी आरोपित किया किसी क्षण अपन ने, साइन ओमेगा टी जो है आरोपित किया, P बराबर V0 साइन ओमेगा टी अपन ने आरोपित कर दिया। तीनों को श्रेणी क्रम में लगाया और उनके सिरों के बीच में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी आरोपित किया। तो अपन ये लिख देते हैं, क्या है ये आपके 18वें का अथवा वाला है, श्रेणी LCR, श्रेणी LCR परिपथ प्रदर्शित है, प्रदर्शित है, ठीक है, जिसमें, जिसके सिरों पर आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किसी क्षण टी पर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी आरोपित किया गया है। ठीक है, एल सी आर को श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़कर, जोड़कर किसी समय P पर इनके सिरों के बीच, बीच आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या विभवांतर, प्रत्यावर्ती विभवांतर या विद्युत वाहक बल V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लगाया है, लगाया गया है, लगाया गया है। तो अपन पहले देखो अलग अलग इनके सिरों के बीच जो है विभवांतर लिख लेते हैं। ठीक है, देखो आपके प्रेरकत्व एल के सिरों पर जो विभवांतर रहेगा उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, VL नाम दे देते हैं। ठीक है, प्रेरकत्व के सिरों पर जो विभवांतर रहेगा उसको अपन ने क्या नाम दिया, VL। विभवांतर तो है लेकिन ये प्रेरकत्व के सिरों पर है इसलिए VL नाम दे दिया। और संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर रहेगा उसको अपन VC नाम दे रहे हैं। विभवांतर तो है लेकिन ये आपके संधारित्र के सिरों पर है। फिर आप प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर को VR नाम दे देते हैं अपन। ये विभवांतर तो है लेकिन प्रतिरोध R के सिरों पर आरोपित। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं यहां पर प्रेरकत्व, प्रेरकत्व L के सिरों पर, सिरों पर आरोपित विभवांतर या विद्युत वाहक बल, इसको VL नाम दे दिया, सॉरी V यस VL। फिर आ जाएगा आपके संधारित्र, संधारित्र C के सिरों पर आरोपित विभवांतर, इसको VC नाम दिया अपन ने। फिर आ जाएगा आपके प्रतिरोध,
कैपिटल आर के सिरों पर आरोपित विभवांतर इसको वी आर नाम दिया। लेकिन देखो ओम का नियम क्या कहता है भाई, प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित विभवांतर तो अपन ओम के नियम से निकाल सकते, V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या कहता है, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे उस चालक का प्रतिरोध है। तो अपने को अगर विभवांतर निकालना है तो धारा का प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, गुणा, तो क्या आ जाएगा, प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित विभवांतर आ जाएगा। तो प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित विभवांतर, तो प्रतिरोध में धारा इंटू प्रतिरोध का प्रतिरोध। क्योंकि देखो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तीनों में धारा आई तो क्या रहेगी, बोलो सेम रहेगी। आई तो तीनों में क्या रहेगी, समान रहेगी, धारा समान रहेगी। ठीक है, धारा तीनों में क्या रहेगी, समान। लेकिन देखो यहां पर कि धारा तो आई ही रहेगी, संधारित्र में भी धारा तो आई ही रहेगी। लेकिन देखो केवल आर के अलावा अगर आपके शुद्ध प्रेरकत्व लगा हुआ हो या आपके संधारित्र लगा हुआ हो तो परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। ये क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। और इसको काय से लिखते हैं, एक्स से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर संधारित्र के सिरों, संधारित्र का प्रतिरोध है तो इसको एक्स ही लिखेंगे, इसको कहेंगे धारितीय प्रतिघात। ठीक है, तो जब प्रतिरोध नहीं लगा हुआ हो, जब आपके प्रतिरोध नहीं लगा हुआ हो, तो प्रतिरोध नहीं लगा होगा तो या तो क्या लगी होगी, प्रेरण कुंडली, या आपके प्रेरकत्व लगा होगा या संधारित्र लगा होगा। तो उस समय प्रतिरोध न कहकर उसको प्रतिघात कहेंगे, अकेला लगा हुआ होगा तो। लेकिन जब दो से ज्यादा लगे हुए हो तो फिर अपन ने प्रतिबाधा, इंपिडेंस कहेंगे उसको। ठीक है, उसको इंपिडेंस कहेंगे। चलो देखते देखे आगे। तो यहां पर एक्स सी लिखेंगे और वैसे ही यहां आई इंटू एक्स एल लिखेंगे। यहां एक्स एल क्या है, आपके प्रेरणीय प्रतिघात या प्रेरकत्व प्रतिघात, और एक्स सी क्या है, धारितीय प्रतिघात। ठीक है, और आर तो आपके प्रतिरोध है। ठीक है, एक्सएल, जहां एक्सएल, ठीक है, एक्सएल क्या है, प्रेरकीय, प्रेरकीय प्रतिघात, एक्सी धारतीय, धारितीय, भारतीय प्रतिघात, तथा आर क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन देखो अब अपने को फेजर आरेख बताना है भाई, फेजर आरेख देख लेते हैं। तो देखो आप प्रतिरोध को पकड़ो, फिर सबसे पहले प्रतिरोध को पकड़ेंगे, वो आपके फेजर आरेख बताएगा। चलो देख, फेजर आरेख देखते हैं अपन इसका। तो देखो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है, और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि प्रतिरोध में धारा अगर इधर है, यानी क्या कहा, प्रतिरोध में अगर धारा इधर है, अगर धारा इधर आ रही है प्रतिरोध में, तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर पी आर भी इधर होगा। यानी कि कहने का यह अर्थ है प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित विभवांतर वी आर और उसमें प्रवाहित धारा आई, दोनों समान कला में होते हैं। तो अपन यहां लिख देते हैं, ठीक है, पी आर तथा आई समान कला में होते।
समान कला में होते हैं, दोनों के बीच कोई कलांतर नहीं होता है। अगर धारा इधर है तो वीआर भी इधर होगा। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि इसमें प्रवाहित धारा और इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर दोनों के बीच में कोई कला नहीं रहेगी, मतलब दोनों के बीच में कोई कोण ही नहीं है, इनके बीच का कोण क्या रहेगा, शून्य, क्योंकि ये समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में है। लेकिन देखो अब वीएल देखो, अगर वीएल की बात करते हैं तो ये धारा तो तीनों में एक ही है, धारा तीनों में एक ही है, लेकिन धारा से वीएल के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो धारा इधर है तो आपके क्या होगा, प्रेरकत्व तो एल के सिरों पर जो विभवांतर रहेगा वो इधर हो जाएगा। आपके प्रेरकत्व एल के सिरों पर जो विभवांतर रहेगा वी एल का मान इधर आ जाएगा, वी एल इधर होगा, ठीक है। तो अपन यहां लिख देते हैं पी एल आई से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, आगे होता है साहब, अग्रगामी होता है। तो देखो 90 डिग्री अग्रगामी तो है, देखो कोण एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं अपन, तो आगे है इसीलिए तो अपन ने इधर लिखा है 90 डिग्री से क्या हो गया, अग्रगामी हो गया। अब देखो संधारित्र, देखो संधारित्र में भी धारा वही है, मतलब धारा यहां आ रही है, इसमें भी धारा, देखो प्रेरकत्व में भी धारा आई इधर ही आ रही है, संधारित्र में भी इधर ही आ रही है और प्रतिरोध में भी इधर आ रही है। लेकिन संधारित्र के सिरों पर जो आरोपित विभवांतर होता है वीसी, वो धारा आई से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपके ये इधर आ जाएगा, कौन, वीसी इधर आ जाएगा, आपके वीसी इधर आ जाएगा, वीएल इधर आ गया, ठीक है। वीएल पीसी पीसीआई से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, पश्चिमगामी यानी कि पीछे होता है, पश्चिमगामी होता है, ठीक है। धारा से आई से वीसी जो है पश्चिमगामी होता, पीछे होगा तो इधर ही बनाएंगे, देखो घड़ी के कांटों की दिशा में कोण, तभी तो पीछे होगा। बड़ा कोण तो इधर घुमाने से होता है, घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में कोण मापा जाता है, बड़ा कोण बनाना है तो इधर तो देखो घट गया कोण, यानी कि ऋणात्मक में चला गया। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि देखो इस वी आई से वी क्या है, वीसी जो है आई से वीसी 90 डिग्री पश्चिमगामी है, यानी कि वीआर से भी वीसी क्या है, 90 डिग्री पीछे है, पश्चिमगामी है, ठीक है। लेकिन देखो वीएल से वीआर भी 90 डिग्री पश्चिमगामी है और वीएल से आई भी 90 डिग्री पश्चिमगामी है, और फिर 90 ये हो गया, यानी कि वीएल से वीसी क्या हो गया, 180 डिग्री से पश्चिमगामी। तो अपन यहां लिख देते हैं अर्थात अर्थात पी आई वीएल से पीसी 180 डिग्री कलांतर से या 180 डिग्री से, ठीक है, वीएल अर्थात वीएल से वीसी 180 डिग्री पश्चिमगामी होता है, पश्चिमगामी होता है, या यूं कह दो कि वीएल जो है वीसी से 180 डिग्री अग्रगामी होता है, एक ही बात है। अब अपन ने ये मान लिया, माना क्या अपन ने कि ये वीएल जो है वीसी से बड़ा है, तो बड़ा है तो इन दोनों का परिणामी किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यदि यदि वीएल बड़ा है किससे, बोलो, वीसी से, अगर वीएल वीसी से बड़ा है तो देखो बड़ा है तो इन दोनों बड़ा में से छोटा घटाऊंगा, ये छोटा हो जाएगा, तो परिणामी इधर आ जाएगा, इन दोनों का वीएल और वीसी का परिणामी इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। चलो अपन नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ठीक है, कि यहीं पे बन जाएगा आपके चित्र। चलो यहीं बना लेते हैं, पर वो फिर भी आपके जो है मेन व्यंजक नहीं आ पाएगा। चलो देखते हैं अपन, यदि
यदि VL जो है बड़ा है किससे, VC से, तो VL VC से बड़ा है तो अपने को इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, तो VL में से VC घटाऊंगा तो परिणामी आ जाएगा, और ये परिणामी चूंकि VL बड़ा था इसलिए इधर आएगा, ठीक है। और VR और I तो इधर आ रहा है आपके, देखो VR भी इधर था और I भी इधर था, यानी कि इन दोनों का जो परिणामी आया था आपका, आपके इधर कौन आया था बोलो, VC आया था, ठीक है। VC आया था इधर, इधर VC आया था, लेकिन इन दोनों का परिणामी से VL बड़ा होने के कारण परिणामी इधर चला जाएगा, यानी कि ये जो परिणामी रहेगा VR से और I से भी क्या रहेगा, 90 डिग्री अग्रगामी होगा। यदि VL बड़ा है VC से, तो देखो अब VL माइनस VC इन दोनों का क्या हो गया परिणामी, इसका VL और VC का परिणामी क्या हो गया, VL माइनस VC, इन दोनों में से जो घटाओगे इन दोनों का परिणामी हो जाएगा, तो इन दोनों का परिणामी और VR या I इनके बीच का जो कलांतर है वो अपन ने फाई मान लिया, ये इन दोनों का परिणामी हो गया, और परिणामी वोल्टेज हो गया और इसको V नाम दे दिया मैंने इन दोनों का परिणामी, और वो क्या है VR से आपके फाई कोण से अग्रगामी है। इन दोनों का परिणामी जो है इन दोनों के बीच में किसी कोण पर होगा, और मैंने VR से इसको मान लिया फाई कोण से अग्रगामी, ये फाई कोण से अग्रगामी है तो ये V क्या हो गया, VL माइनस VC और VR इन दोनों का परिणामी वोल्टेज हो गया, यानी कहने का अर्थ हो गया आपके VL VC और VR का परिणामी वोल्टेज हो गया है, ठीक है, परिणामी वोल्टेज हो गया। और देखो मैं यहां से अगर लंब खींचता हूं, यहां से अगर मैं लंब खींचता हूं इधर, तो देखो ये वाला तो कौन है VR, और ये वाला क्या हो गया आपके VL माइनस VC हुआ, क्योंकि ये भी ऊपर है तो ये भी ऊपर है, तो ये आपके क्या हो गया VL माइनस VC, और यहां से लंब खींचा है तो ये 90 का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने VL माइनस VC बड़ा है, यदि VL माइनस VC, VL बड़ा है VC से तो VL व VC का परिणामी क्या हो जाएगा बोलो, VL माइनस VC होगा, VL माइनस VC होगा। अगर VL VC से बड़ा है तो इन दोनों का परिणामी VL माइनस VC होगा, और VL माइनस VC और VR का परिणामी वोल्टेज V है, तथा VL माइनस VC तथा VR का परिणामी V है, जो VR या I से कलांतर में पाई है तो परिणामी वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखो ये तो आपके समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में ये तो क्या हो गया आपके VR हो गया, यहां से यहां तक VR, और ये हो गया VL माइनस VC, और ये क्या हो गया परिणामी वोल्टेज हो गया। तो ये तो समकोण त्रिभुज में कर्ण हो गया, देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा हो गई, तो कर्ण का वर्ग तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और कर्ण कौन है, इन दोनों का परिणामी वोल्टेज, तो परिणामी वोल्टेज जो रहेगा, परिणामी वोल्टेज का जो वर्ग होगा वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, जिसे लंब और आधार भी कहते हो आप, लेकिन मैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता हूं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसको आप लंब और आधार कहते हो। तो ये कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि शेष दो भुजाएं कौन सी, एक तो VL माइनस VC हो जाएगी आपके, एक तो कौन सी है बोलो V प्लस VC, इसका वर्ग हो जाएगा, और एक और कौन सी है बोलो VR, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो गया। ये आपके क्या आया परिणामी वोल्टेज, और इधर वर्ग हटाओगे तो इधर वर्गमूल लगा दोगे आप, अगर इधर वर्ग हटाएंगे
तो इधर क्या लगाएंगे, वर्गमूल लगा देंगे। वर्गमूल में आ जाएगा VL माइनस VC का वर्ग प्लस PR का वर्ग। लेकिन देखो अपन VL VC और VR के मान निकाल चुके हैं। देखो इधर ये देखो VL बराबर I इंटू XL, VC बराबर I इंटू XC, VR बराबर IR। तो ये तीनों मान वहां रख देते हैं। तो ये तीनों मान अगर वहां रखते हैं अपन, देखो यहां रखेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, देखो परिणामी वोल्टेज VL की जगह तो I इंटू XL रख रहे हैं अब, I इंटू XL। VC का मान I इंटू XC लिख दिया, इस पूरे का वर्ग है तो वर्ग कर दिया। और देखो VR का मान IR है, IR लिख दिया, वर्ग है तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग। अब देखो यहां पर आई इसमें भी आई इसमें भी आई कॉमन लूंगा, लेकिन आई का वर्ग कॉमन आएगा। देखो आई वर्ग है, यहां भी आई वर्ग है, और एक्सएल का भी क्या हो जाए, वर्ग। तो देखो यहां पर जैसे ही मैं इनमें से कॉमन लूंगा तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो इस पूरे का क्या था, देखो वर्ग था आपके, इस पूरे का क्या था, वर्ग था आपके, ये वर्ग है। देखो इस पूरे का वर्ग था, लेकिन इन दोनों में से मैंने आई कॉमन ले लिया, यहां इसके साथ भी आई था, इसके साथ भी आई था, आई कॉमन ले लिया, अब वर्ग है तो ये वर्ग इसका भी हो जाएगा, आई का भी क्या हो जाएगा, वर्ग। और एक्सएल माइनस एक्स सी का भी क्या हो जाएगा, वर्ग। पूरे का वर्ग था तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो दोनों का अलग अलग वर्ग कर देता हूं। ये कर दिया मैंने, आई का भी वर्ग, और यहाँ आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का भी होल वर्ग हो जाएगा। और यहाँ भी दोनों का अलग अलग वर्ग हो जाएगा, इस आई का भी वर्ग हो जाएगा, आर का भी वर्ग हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है फिर इन दोनों में आई वर्ग आ गया, इन दोनों में से आई वर्ग कॉमन आ जाएगा आपके। ये दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में से इसमें भी आई वर्ग है तो आई वर्ग कॉमन आ जाएगा। और यहां क्या बचेगा, देखो एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग, और यहां पर क्या बचेगा, आर का वर्ग। इन दोनों में से अपन ने क्या कॉमन ले लिया, आई वर्ग। ये आई वर्ग कॉमन ले लिया, यहां भी था यहां भी था, कॉमन ले लिया, ये अंडर रूट था। ये आएगा आपके यहां पर ये बच जाएगा। लेकिन देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, आई क्या आ जाएगा आपके, बाहर आ जाएगा। तो आप आई को डायरेक्ट क्या करते हैं, अपन बाहर लिख देंगे आई को, यहां पर अंदर क्या बचेगा आपके, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल वर्ग प्लस यहां आर का वर्ग। ये भी आपके क्या है, परिणामी वोल्टेज है, ये भी क्या है आपके परिणामी वोल्टेज है। अब देखो ये आई इधर आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो v के बटे में क्या आ जाएगा, आई। और यहां अंडर रूट में क्या बचा है, देखो आपके एक्स एल माइनस एक्स सी इसका वर्ग प्लस आर का भी क्या है, वर्ग। ठीक है, ये भी ये v बटे आई है जो कि आर बनने वाला है। ये आपके देखो परिणामी वोल्टेज है, लेकिन देखो एक्सएल का मान भी और होता है आगे। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, और आपके एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। इसका भी क्या हो गया आपके, वर्ग है, तो देखो ये वर्ग तो ये वाला, प्लस यहाँ आर का भी क्या हो जाएगा, वर्ग। और ये अंडर रूट में था तो अंडर रूट ऐसे लगा देंगे अपन। ठीक है, ये आई यहां भी रहेगा आपके, ठीक है, आई यहां भी रहेगा, ये आई है, देखो ये आई अपन ने ऐसे लिख दिया, ये अंडर रूट लगा दिया अपन ने साहब। ठीक है, एक्स एल आपके, देखो एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल, और एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, 1/ओमेगा सी होता है, तो ये 1/ओमेगा सी आ जाएगा। तो इन दोनों का मान अपन ने रख लिया, तो ये आपके क्या आ गया, देखो ये आपके क्या आया, परिणामी वोल्टेज। ये आपके परिणामी वोल्टेज है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से।
ये आपके क्या है परिणामी वोल्टेज। लेकिन अगर इसकी ओम के नियम से तुलना करते हैं तो V बटे आई इक्वल टू क्या होता है R होता है, तो ये R आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो दो या दो से अधिक खंड लगे हुए हैं, 3 खंड लगे हुए हैं, L लगा है, C लगा है, R लगा है, तो दो से ज्यादा लगे हो ना, चाहे L लगा हो और C लगा, चाहे ये दोनों हो, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों हो, चाहे तीनों हो, तो परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, उसको Z से लिखते हैं। तो ये प्रतिबाधा होगी आपकी, तो यहां पर क्या आ जाएगी परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा परिपथ की प्रतिबाधा या प्रभावी प्रतिरोध, परिपथ की प्रतिबाधा। कौन बोलो Z, जो किसके बराबर होगा V बटे आई के, और इसका मान तो क्या आया XL माइनस XC। ठीक है, क्या आया बोलो XL माइनस XC का वर्ग प्लस R का वर्ग। लेकिन यहां भी आप ये दोनों मान रखोगे तो इसका भी प्रतिबाधा का ये भी फार्मूला आ जाएगा। Z बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट XL की जगह अपन ने क्या लिख दिया बोलो ओमेगा L, यहाँ आ जाएगा आपके ओमेगा L, इसकी जगह 1 बाय क्या हो जाएगा ओमेगा C, इसका क्या है वर्ग प्लस R का वर्ग। ये भी आपके क्या है परिपथ की प्रतिबाधा। ये भी परिपथ की प्रतिबाधा है और ये भी परिपथ की प्रतिबाधा है, अर्थात परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है। परिपथ का क्या है प्रभावी प्रतिरोध है, और यही अपने को उसने क्या किया था पूछा था। देखो आपके पेपर में अपने को यही उसने क्या किया था पूछा था अपने को। सारी बातें क्लियर हो गई आपके। ठीक है, श्रेणी क्रम एलसीआर फेजर आरेख की सहायता से परिणामी वोल्टेज निकालना था। तो सर्वप्रथम तो देखो अपन ने फेजर आरेख, ये फेजर आरेख हो गया, इसका फेज बता रहा है, इनकी कलांतर किसमें किसने का कलांतर है, वो फेजर आरेख हो गया। आरेख की सहायता परिणामी वोल्टेज, देखो ये परिणामी वोल्टेज आ गया आपके, ये परिणामी वोल्टेज ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये परिणामी वोल्टेज आ गया। फिर उसने क्या कहा परिणामी वोल्टेज प्रतिबाधा, ये आ गई प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा आ गई, तथा धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर का व्यंजक। अब कलांतर भी निकालना आपको, लास्ट रह गया आपके कलांतर। ठीक है, आपके किसके किसके बीच में बोलो धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर। भाई वोल्टेज कौन सा ले, 3 वोल्टेज है तो यहाँ परिणामी वोल्टेज लेंगे अपन, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपके लास्ट रह जाएगा धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर। ठीक है, तो देखो धारा तो इधर है और परिणामी वोल्टेज ये है, इन दोनों के बीच का कलांतर ले लेते हैं जो कि फाई आएगा। ठीक है, तो ये फाई इसका कलांतर आ जाएगा। तो अब यहां पर लिख लेते हैं और लिख लेते हैं अपन धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। ठीक है, कला का अंतर, अरे दोनों के बीच तो फाई की कला है, कला ही तो यही है, दोनों कला माती है। चलो ये दोनों के बीच कलांतर आ रहा है। देखो परिणामी वोल्टेज जो है धारा से फाई कोण से अग्रगामी है, ये कलांतर हो गया। देखो ये आपके 90 के सामने का ये तो क्या होता है आपके कर्ण, और फाई के सामने का ये हो गया आपके लंब। बचा जो क्या हो रहा है आधार हो रहा है, आधार हो रहा है, और टेन होता है आपके लंब बटे आधार। टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार ले लेते हैं अपन, टेन हो जाएगा आपके लंब बटे आधार। टेन क्या लिखेंगे फाई, कलांतर फाई का ही तो मान निकालना अपने को, लंब बटे आधार। और लंब तो क्या है आपके वी एल माइनस वी सी है, और आपके आधार क्या आ रहा है वी। ठीक है, वी आर भी लिखते हैं और इसको आई लिख दो चाहो तो। ठीक है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है देखो कलांतर आ रहा है। ठीक है, तो वी आर लिख, वी एल माइनस वी सी, और आधार क्या आ रहा आर। ये इन दोनों के बीच में कलांतर है फाई, क्योंकि धारा भी इधर है,
धारा की बात करो कि वी आर की बात करो, एक ही बात है। लेकिन इधर वी एल माइनस वी सी है, इधर वी आर है, चाहो तो आई भी लिख सकते हैं अपन। तो ये आ जाएगा आपके यहां से। चलो आगे चलते हैं। चलो देखते हैं आगे। तो देखो वी एल माइनस वी सी, देखो वीएल का मान तो अपन ने आई इंटू एक्सएल लिखा था, और एक्सएल का मान अपन ने क्या लिखा था, ओमेगा एल। ठीक है, वीसी का मान आई इंटू एक्स सी लिखा था, और एक्स सी का मान 1/ओमेगा सी था, और वी आर बराबर क्या था, आई आर था। तो ये मान आप कोई से भी रख सकते हो, डायरेक्ट भी रख सकते हो, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो चलो पहले अपन ये लिख देते हैं। तो आपके 10 फाई यानी कि धारा और विभवांतर या वोल्टेज के बीच का लांतर आ जाएगा। वीएल का मान आई इंटू एक्स एल, पीसी का मान आई इंटू एक्स सी, पी आर का मान आई इंटू आर। तो देखो यहां भी आई, यहां भी आई कॉमन लूंगा, आई से आई कट जाएगा। तो आपके क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। ठीक है, ये भी आ सकता है, लेकिन अपने को तो कलांतर फाई चाहिए। तो फाई बराबर लिखोगे तो ये टेन इधर आएगा, तो टेन इनवर्स बन जाता है। अरे अपनी भाषा में उल्टा कह दो, टेन उल्टा है ये, क्योंकि बटे में जाता है, ऊपर आएगा टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स बराबर क्या आएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। ठीक है, अगर आप ये वाला मान लिखोगे तो टेन इनवर्स एक्स एल का मान क्या है बोलो, एक्स एल का मान ओमेगा एल होता है। एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। तो आप ये अगर मान रखते हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स एल की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा एल आ जाएगा, माइनस एक्स सी की जगह 1/ओमेगा सी आ जाएगा, बटे क्या आएगा, आर। तो ये भी आपके इनके बीच में क्या आ जाएगा, कलांतर आ जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल था। इसने कलांतर ही अपने को क्या पूछा था। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके कलांतर। ठीक है, यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति भी पूछी जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप उसको भी याद रखना। अनुनाद की अगर स्थिति रहेगी, ठीक है, तो ये तो आपके जो प्रश्न पूछा था ये सारी बातें क्लियर हो गई। लेकिन देखो अनुनाद की स्थिति में, अगर अनुनाद होता है, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में धारा का मान मैक्सिमम कब होता है, जबकि प्रतिबाधा क्या हो, कम, यानी प्रतिरोध कम। और प्रतिरोध कम कब होगा, देखो यहां पर आपके प्रतिरोध कम को कब होगा, यानी जेड का मान कब कम कब होगा, इसका मान कम कब होगा। देखो ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि प्लस हो रहा है। बस इन दोनों पर डिपेंड करता है भाई, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि प्लस हो रहा है, तो बस ये कम, बस ये कम तो ये कम, प्रतिबाधा कम, धारा के मार्ग में रुकावट तो जेड ही है। जेड क्या है, प्रतिबाधा, यानी परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, तीन खंड लगे हुए हैं, एल सी और आर, तो परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहेंगे। तो ये कम कब होगा, जबकि ये दोनों बराबर हो, तो देखो बराबर में से बराबर घटेगा, जीरो हो जाएगा, ये कम तो ये कम। क्लियर है, ये कम हो जाए, क्यों, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी बचा तो जो आर में जुड़ेगा तो बड़ा मान हो जाएगा। तो आपके क्या हो जाएगा, अनुनाद की स्थिति तभी होती है जबकि धारा क्या हो, मैक्सिमम। और धारा मैक्सिमम कब हो, अनुनाद की स्थिति में, कब, जबकि एक्सएल का मान एक्स सी के क्या हो, बराबर हो। दोनों के सिरों पर आरोपित विभवांतर क्या होता है, बराबर। आपके प्रेरकीय प्रतिघात और धारती प्रतिघात बराबर होते हैं, तो धारा मैक्सिमम होती है, और उसे क्या कहते हैं, अनुनाद की स्थिति। लेकिन देखो आपके एक्सेल बराबर अपन अभी हाल लिख चुके हैं, एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी होता है। तो इन दोनों के मान अपन लिख देते हैं। देखो एक्सएल की जगह तो अपन ने ओमेगा एल लिख दिया, और एक्स सी की जगह 1/ओमेगा सी लिख दिया। तो देखो ओमेगा में ओमेगा का गुणा होगा, तो ओमेगा का वर्ग हो जाएगा, 1/एल का गुणा सी में हो गया एल सी।
इधर वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लगा देंगे, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक का वर्गमूल एक होता है तो 1/√LC भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि एक का वर्गमूल एक हो जाएगा तो ये अंडर रूट में बच जाएगा। लेकिन देखो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, ये आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध है। ठीक है, आपके आवर्ती और आवर्त काल में आवर्ती धारा और उसकी आवृत्ति में संबंध है। ठीक है, ये क्या है कोणीय वेग ओमेगा, तो ओमेगा की जगह अपन 2π, जहां पर एफ क्या है अनुनादी आवृत्ति है एलसीआर परिपथ की। ठीक है, अनुनादी परिपथ एलसीआर की अनुनादी आवृत्ति है, जिसको एफ एलसीआर लिख दिया मैंने छोटे अक्षरों में। ये एलसीआर क्या है चरणों में धोख देते हो, केवल संकेत मात्र है, यह आप ध्यान रखें। एलसीआर क्या है चरणों में धोख देते हुए है एफ के, यानी कि हमारा कोई कॉलम नहीं है, हम केवल बता रहे हैं कि ये एलसीआर तीनों जुड़े हैं, उस स्थिति में परिपथ की आवृत्ति है। तो ओमेगा की जगह अपन ये भी लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा देखो आपके 2πf LCR बराबर क्या आ रहा है 1/√LC। तो इसका मान निकालेंगे तो ये 2π इधर जाएगा बटे में, तो अनुनादी आवृत्ति इसका मान आ जाएगा 1/2π, ठीक है, √LC। ये आपके अनुनादी आवृत्ति आ जाएगी। अनुनाद की स्थिति में अनुनादी आवृत्ति, ये भी कितनी बार पूछा गया है, सही विकल्प में भी पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से याद करना है, ये अतिरिक्त था। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर ले, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल जरूर लिखें, कोई भी समस्या आ रही लिखे, ठीक है, आपके कमेंट का उत्तर नेक्स्ट वीडियो में जरूर शामिल करूंगा, आपको उसका आंसर भी मिलेगा। जय श्री महाकाल दोस्तों।